हम्म। चलो पहले एम्बेडिंग से शुरू करते हैं, कुछ कोडिंग भी करनी है लेकिन पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर दें एम्बेडिंग्स जो है वो क्या है। और कोई जरा इसमें इनपुट दे अगर कुछ पढ़ा है तो, ताकि मैं वहां से जरा गाड़ी आगे चला सकूं। क्या नहीं पढ़ा? आओ यशत भाई, गाड़ी है मैं खुद ही चलाऊं। अच्छा देखो, सबसे बुनियादी बात ये है, ये तो हमें मालूम है क्या कि कंप्यूटर जो है और लिहाजा जो हमारे हम अभी ये एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइनरी सब न्यूमेरिकल डेटा, जो हम जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं या जितना भी वॉइस मैसेजिंग करते हैं, सब एल्फेट नहीं होता, बल्कि पहले प्री प्रोसेस होता है, वर्ड होता है, बाइनरी में जो है वो आगे चलते हैं। आपको वेक्टराइजेशन क्या है, क्या बोल रही है? वेक्टराइजेशन, पहले वेक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा मैं कुछ बुनियादी सा कॉन्सेप्ट देखता हूँ बहुत, ताकि बात जो है वो समझ में आए कि वेक्टराइज से क्या है। एम्बेडिंग बहुत दूर की बात है, ठीक है। फौरी तौर पे अगर एम्बेडिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं एक बुनियादी कॉन्सेप्ट देता हूं कि भाई हमारे पास अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, जैसे मैं यहां पर कह दूं वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, वी आर लर्निंग, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये एक टेक्स्ट है जो अगर मैं बाजार देखूं तो मैंने कीबोर्ड पे बटन प्रेस किया मुझे टेक्स्ट फौरन नजर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होगा ना। बटन सिग्नल बने होंगे 0 1 के, वो जाएंगे पीछे जो है वो दोबारा इनकोड होंगे, कन्वर्ट होंगे, दोबारा स्क्रीन पर नजर आएंगे, दोबारा से डी कन्वर्ट होंगे। यही सारा फिनोमिना जो है वो यहां पर होता है, ठीक है। मैंने यहां पर जो है ना जानबूझ के ये सेंटेंस लिखा है जस्ट टू क्रिएट अ यूज केस, कि हमारे पास अगर सेंटेंस है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि ये सेंटेंस जब प्रोसेस हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूं, ये सेंटेंस जब प्रोसेस हो रहा है तो पहले ये सेंटेंस जो है वो इस पे इंप्लीमेंट होती है, क्या चीज? आपने ये वर्ड सुना है, टोकन्स। क्या होते हैं? टोकन्स इंप्लीमेंट होते हैं, यानी इसको हम एआई की जबान में क्या कहते हैं? टोकनाइजेशन। इट इज अ स्टेप, जब हमारा डाटा जो है वो कन्वर्ट होता है किसके थ्रू? जब कन्वर्ट हो रहा होता है, वेक्टर बन रहा होता है, तो पहले क्या होता है? वो टोकनाइज होता है, ठीक है। जब ये टोकनाइज होता है तो इसके बाद हमारे पास एक एरे ऑफ टोकन्स आ जाती है, जिसके अंदर भी हर वर्ड जो है वो क्या बन जाता है? एक अलग टोकन बन जाता है, अलग एक एंटिटी बन जाता है, हर वर्ड जो है अलग एंटिटी बन जाता है। देयर इज अ लिमिट ऑफ साइज ऑफ टोकन, कि अगर कोई वर्ड उसके अंदर लेटर हम सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद है बाय डिफॉल्ट ये 4 कैरेक्टर से अगर बड़ा होता है, जैसे चैट जीपीटी में है ना, अगर 4 कैरेक्टर से बड़ा वर्ड लिखेंगे तो वो क्या कहला, एक टोकन बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बड़े सियाणे, हम पूरा पैराग्राफ पूरी किताब छाप देते, चैट जीपीटी को टोकन बना के दे देते, सब में अंडरस्कोर लगा देते, स्पेस ही नहीं आता तो वर्ड ही नहीं बनता, वो एक ही टोकन काउंट होता। तो उन्होंने क्या रखी हुई है?
लिमिट रखी हुई है कि इफ अगर किसी वर्ड में मोर देन 4 कैरेक्टर्स हो गए तो 4 कैरेक्टर्स के बाद जो है वो टोकन्स में कितने काउंट हो जाएंगे? 2 काउंट हो जाएंगे। 4 के तो 1 हो गए ना, 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर आ गए 2 काउंट हो जाएंगे। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम ये जनरली सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, हमने कहा अभी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद ये पंक्चुएशन है इसकी अलग टोकन है, कॉमा, फुल स्टॉप, मैं अभी इसको कॉमे लगा देता हूं। नहीं नहीं अभी लगा रहा हूं मैं, इसमें और लगा रहा हूं ना। ये हो गए, हर कॉमे लगे, बता दो। ये मैंने हर लेटर को क्या कर दिया, हर वर्ड को अलग अलग कर दिया है ना। तो जब हम टोकन अप्लाई करते हैं तो टोकनाइजेशन में हमारे पास पूरा सेंटेंस जो है वो एक एरे बन जाता है, और ज़ाहिर ये स्ट्रिंग होगा तो इनमें कोटेशन भी लगे होंगे, अभी मैं नहीं लगा रहा हूं। तो जो सिंगल सेंटेंस था वो सारा ब्रेक हो गया वर्ड 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 वर्ड, क्योंकि ये वर्ड में ब्रेक किया है इसलिए ये टोकनाइजेशन वर्ड लेवल कहलाती है। क्या? वर्ड लेवल टोकनाइजेशन कहलाती है। ये कैरेक्टर लेवल पे भी ब्रेक हो सकता है, तो कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन हो सकती है। ये सेंटेंस लेवल पे भी ब्रेक हो सकता है, तो सेंटेंस लेवल टोकनाइजेशन हो सकती है। अब क्या होता है, हर टोकन को एक न्यूमेरिक नंबर असाइन कर दिया जाता है कि पहला टोकन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 0 असाइन कर दिया है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। आर को मैंने जो है वो 4 असाइन हो गया है, ठीक है। लर्निंग को 5 असाइन हो गया है। फुल स्टॉप को, दो के हम फुल स्टॉप वगैरह रिमूव कर देते हैं जब हम मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं, खुद मॉडल बना रहे होते हैं। अभी तो हम मॉडल बने बनाए यूज कर रहे हैं। फुल स्टॉप को हमने 1 असाइन कर दिया है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक वर्ड है, इसको हमने ये टोकन असाइन, नंबर असाइन कर दिया है। फिर दोबारा फुल स्टॉप आ रहा है तो उसको नया टोकन नहीं मिलेगा, उसको मिला हुआ है ना नंबर, उसको नंबर असाइन हुआ है, ठीक है। इसी तरह वी है, वी के लिए भी कोई हम नंबर ले लेते हैं, वी पहले असाइन हुआ है, बल्कि वी को भी 0 असाइन हुआ है, आर को भी असाइन हुआ है। डेवलपर्स, इसको कोई नंबर असाइन कर देते हैं। ऑफ, इसको कोई नंबर असाइन कर देते हैं। ये जावास्क्रिप्ट भी हुआ है। तो अब हमारे पास जो है, जो हमारी वोकैबुलरी बनी है टोकन्स होने के बाद, जितने हमारे पास वर्ड्स आए हैं, जितने हमारे पास वर्ड्स आए हैं उनमें से हमने यूनिक वर्ड्स अलग कर लिए। यूनिक का मतलब ये है कि रिपीटेशन की जरूरत नहीं, वो तो एक बार आया हुआ है ना। अगर एक पैराग्राफ में 1000 वर्ड्स हैं, उनमें से अगर यूनिक निकालें तो माइट भी 50% क्या हो जाएंगे, रिपीटेड वर्ड्स होंगे, तो वो टोटल वोकैबुलरी जो है वो 500 वर्ड्स की बन जाएगी। तो 500 क्या मिल जाएंगे हमारे पास, 500 के हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स मिल जाएंगे, उनको वेक्टर जो है ना, उनको नंबर असाइन हो जाएगा। अब होगा क्या, अब होता ये है कि भाई ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे ही, अच्छा 2 तरह से होता है कि अब मेरे पास, मैं वेक्टर कैसे बनाता हूं, ठीक है, मैं वेक्टर कैसे बनाता हूं। मेरे पास पहला सेंटेंस क्या है, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो इसके अगेंस्ट वेक्टर क्या बन जाएगा, न्यूमेरिक वेक्टर क्या बन जाएगा, 0, 4, 5 और 9। तो ये बेसिकली इनकोड होके क्या लिखा हुआ है, 0, 4, 5, 9 बेसिकली क्या लिखा हुआ है। इसके पीछे अगर हम इसको डी कोड करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। फिर दूसरा सेंटेंस अगर है हमारे पास, वी आर डेवलपर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर भाई, फिर भाई 0 और 4 और 10 और
34 और 9, राइट। इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाती है, वेक्टराइजेशन। ठीक है, क्या बन जाता है ये, वेक्टराइजेशन। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, ये 2 ही सेंटेंस है यार। अब चैट जीपीटी ने कितनी मिलियन किताबें पढ़ाई हैं उसको, हर चीज की नॉलेज है ना, जो पूछो उसके पास है ना। साइंस की नॉलेज, मैथ्स की नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज, मैथमेटिक्स के सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज, हेल्थ में बीमारियों की नॉलेज, उसको क्या क्या किया है उन्होंने। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि उनका टोकन और वोकेबलरी साइज जो है वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया होगा, ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया होगा। वो ये इनिशियल एल्गोरिथम्स में ये इनिशियल इस्तेमाल होते थे। आज जो मॉडर्न वे ऑफ वेक्टराइजेशन है, मॉडर्न वे ऑफ इनकोडिंग द डेटा है, वो मॉडर्न वे जो है वो कौन सा है, एम्बेडिंग्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, अब आज के दौर में जो है वो एम्बेडिंग्स परफॉर्म करते हैं। एम्बेडिंग्स के अंदर भी वेक्टर बनते हैं, बट ये जरा डिफरेंट अंदाज से वेक्टर जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ये अभी जो मैंने यहाँ आपको बात की, बड़ी मैंने कहा ना, ये अभी मैंने बेसिक आइडिया दिया है। एक्चुअल में ये यूं भी नहीं हो रहा होता, लेकिन मैंने समझाने के लिए दिया है कि एक जो टोकन्स हैं उनको क्या मिल जाते हैं, एक न्यूमेरिक नंबर जो है वो असाइन हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इनकोडिंग कैसे होगी, ये फर्दर इनकोड होंगे। अगर मैं यहां कोई अच्छी सी तस्वीर आपको निकाल के दिखा दूं, टोकनाइजेशन, जैसे ये एक पेमेंट कार्ड दिखा रहे हैं, पेमेंट कार्ड पे जो डिटेल है, हर एक चीज को क्या असाइन कर दिया गया, एक टोकन असाइन कर दिया, कार्ड, उसके बाद ये टोकन 3, फिर उसके बाद दीगर, लाइक दिस। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स और पंक्चुएशन है सब अलग अलग कर दिए। द फर्स्ट स्टेप इन एनएलपी पाइपलाइन, टोकनाइजेशन। पहला स्टेप ही क्या होता है, टोकनाइजर के थ्रू टोकनाइजेशन कर लेनी। अच्छा, अब मैं यहां बात करता हूं कि भाई टोकनाइज तो हो गया, वेक्टराइजेशन जो है वो क्या होती है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ये एम्बेडिंग्स की हैं। कोई सिंपल सी मिसाल बेसिकली मैं देख रहा हूं। ये हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, सिर्फ समझने के लिए देख लें। कोरोना वायरस इज हाईली इन्फेक्टेड डिजीज दिस। इस पे ये लाइब्रेरी बनी हुई, फंक्शन इस्तेमाल किया वेक्टराइजेशन का, उसके बाद ये सेंटेंस जो है वो ऐसे कन्वर्ट हो गया, वही सेंटेंस है। अच्छा, ये डायरेक्ट आपको ऐसे नजर आ रहा है ना, लेकिन इसके बीच में पहले टोकनाइजेशन हुई है, उनको टोकनाइजेशन को न्यूमेरिक नंबर असाइन हुए हैं, एंड दैट देन दीज नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू
बाइनरी नंबर्स। ठीक है, वोकैबुलरी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाएगा ये वोकैबुलरी है जो जो अलग अलग टोकन्स बने हैं, टोकन्स के बाद जो है वो आप उनकी वैल्यूज भी देख सकते हैं। खैर चलो, अब मैं डायरेक्ट आते हैं एम्बेडिंग के ऊपर, जो हमारा मेन टास्क है कि यार हम एम्बेडिंग को जो है हम जो बात कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी को मैसेज दे रहे होते हैं, रेस्पॉन्स आ रहा होता है, तो ये सारा सिलसिला जो है बेसिकली नुमेरिक में जा रहा होता है, बट वी फील इट कि ये डायरेक्ट जो है ना वो काम चल रहा है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये डायग्राम है यहाँ पर। अब वेक्टर्स और हमारे पास जो डिफरेंट टोकन्स होते हैं, हमने कहा वोकैबुलरी साइज तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक अगर हम किसी एक किताब के ऊपर भी अगर अपना मॉडल फाइन ट्यून करेंगे तो वी हैव बहुत सारी हमारे पास वोकैबुलरी जो है वो मौजूद हो जाएगी। और इतनी बड़ी वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि हर वर्ड के अगेंस्ट पूरी पूरी वोकैबुलरी, अगर एक वर्ड आ गया है तो पूरी वोकैबुलरी आइट्रेट करनी है उसे, फिर दूसरा वर्ड आ गया है तो पूरी वोकैबुलरी आइट्रेट करनी है उसे। तो इससे कंप्यूटेशनल कॉस्ट और प्रोसेसिंग टाइम ये बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, और वेक्टर का साइज भी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। बट क्या होता है कि एम्बेडिंग्स क्या करती है, एक रफ आइडिया में बता रहा हूं कि एम्बेडिंग्स जो है वो कॉमन वेक्टर्स जो हैं उनको एक ग्रुप पे रख लेती है, करीब करीब कर लेती है, उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेती है। अब सवाल यह है कि कॉमन वेक्टर्स का पता कैसे चलेगा, कॉमन वेक्टर्स का पता कैसे चलेगा। देखो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल है बट समझ लें। हम वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं हमारा वेक्टर है, ऐसे ही होता है। पढ़ा है ना सबने, कॉलेज भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, वेक्टर ड्रॉ करते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से भाई, एक इसका अगर वेक्टर का नाम ए है तो ए वाई कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा होता है अभी, ए एक्स कंपोनेंट। और अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, अगर ये 2 डायमेंशनल प्लेन में है तो ए एक्स और ए वाई, या कैसे लिखते थे भाई, 2i, याद है, 4j + 5k। हाँ भाई, वेक्टर लिखते थे ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना कि एक वेक्टर जो ड्रॉ करते हैं, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। हाँ कोई बात नहीं यार, मतलब एक वो तो इजाफी बात है, मैं क्या कर रहा हूं समझाने के लिए। अब ये अगर मुझे बताओ, अगर एक वेक्टर 3 डायमेंशनल प्लेन में है, अब राइट मूड की बात करते हैं। हमारे पास ये एक्सिस प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। एक वेक्टर जो है वो ये है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक वेक्टर ए है, उसकी वैल्यू क्या है भाई, 3x, 5y, 6z, 3 एक्सिस दिए हुए। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 3i, 5j, 6k, ठीक है। यूं लिख लूं या यूं लिख लूं, बात जो है वेक्टर लिखने की ऐसे ही।
ठीक है। अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर की पोजीशन इस प्लेन पे मालूम करना चाहूँ कि ये कहाँ पर है, तो कैसे पता चलेगा भाई? एक्स एक्सिस में मैं कितने आगे चला जाऊंगा भाई? 3 यूनिट्स आगे चला जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस में आगे गया, और वाई एक्सिस में कितने ऊपर जाऊंगा? 5 यूनिट्स ऊपर जाऊंगा, ठीक है। और जेड एक्सिस में ये सामने की तरफ निकल जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यहां आ जाऊंगा। चलो समझो जेड एक्सिस में चला गया, तो ये वेक्टर यहां पर आ गया। तो क्या मैं इसको यहां पर डायरेक्ट यही लिखूंगा कि ये वेक्टर क्या है भाई? एक्स एक्सिस में कितने यूनिट अवे है? 3, और वाई एक्सिस में 5, और जेड एक्सिस में 6 अवे, ठीक है, राइट। अच्छा, अब अगर कोई दूसरा वेक्टर है, जिसको मैं कहता हूं कोई बी वेक्टर है, और वो 3x और 6k 2j है, तो ये कहां पर होगा? हाँ भाई, x में तो वहीं पर होगा, है ना? x में तो ये 3 यूनिट ही होगा, पर y में कितने यूनिट निकल जाएगा? 6 यूनिट निकल जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है। और z में जो है वो थोड़ा और कहीं इधर उधर ले जाएगा उसे। अब ये जो दो वेक्टर बने हैं, ये एक दूसरे से कितना सिमिलर है? सिमिलर है। इसके लिए और आइडिया को बनाएंगे, बनानी पड़ेगी। सारी चीजें अब चैट जीपीटी जा रहे हैं, और ये जो एलएलएम मॉडल है ये बहुत ही आगे की चीज बन चुके हैं। तो अब ये सवाल ये कि कितना करीब है ये, या कितना दूर है ये। तो अब जब ये वेक्टर्स की वैल्यूज ज्यादा करीब करीब होती चली जाएगी, तो ये वेक्टर एक दूसरे के क्या होते जाएंगे? करीब करीब होते चले जाएंगे। जितना वेक्टर एक दूसरे के करीब होगा, इसका मतलब ये है कि वो उससे क्या है? सिमिलर वेक्टर है, एक जैसा वेक्टर है। लाइक जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कितने वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं? वी आर ये कॉमन है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट कॉमन है, ठीक है। डेवलपर्स और लर्निंग, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकॉमन है, जिसकी वजह से ये वर्ड जो है वो ये सेंटेंस क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहे हैं, बट दे आर मोस्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंस को अलग स्टोर ऐसे वेक्टर निकालती है, और वो वेक्टर जो उसे सिमिलर लग रहे होते हैं किसी भी तरह से, तो वो अलग अलग स्टोर नहीं करती। अगर अलग अलग स्टोर करेगी तो फिर वही साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। एम्बेडिंग इतनी एफिशिएंट होती है कि वो क्या करती है? सिमिलर वेक्टर को क्या कर लेती है? थोड़ी बहुत डिसिमिलरिटीज के साथ एक ग्रुप में मिला के रखी चली जाती है। आपको अभी जो तस्वीर हम देख रहे थे,
एम्बेडिंग्स के लिए ये क्या कह रहा है अभी, मैन और वुमेन जो है वो एक ही तरफ है, मैन इज टू वुमेन, वुमेन इज टू मैन, ठीक है। यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैन होंगी, अगर एक डेटा लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स अ मैन और एक डेटा लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स अ वुमेन, तो उन डेटा में, उस डेटा फील्ड में सिर्फ जेंडर के कॉलम में मेल फीमेल की वजह से फर्क हो रहा होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो मेल फीमेल की क्या होंगी, सेम होंगी। तो वो कहता है कि भाई इसको कंबाइन करके एक वेक्टर बना लिया जाए, एक किंग है और एक क्वीन है, किंग और क्वीन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हार्डली सब सिमिलर होंगे ना, सिर्फ जेंडर की वजह से वो किंग कहला रहा है और जेंडर की वजह से वो क्वीन कहला रही है। तो इस तरह की सिमिलरिटीज की बुनियाद पे ये क्या करता रहता है, एम्बेडिंग्स के अंदर इनके कॉमन वेक्टर्स जो है वो जनरेट करता रहता है, कॉमन वेक्टर जनरेट करता रहता है। टोकन भी कम इस्तेमाल होंगे, टोकन भी कम इस्तेमाल होंगे ज़ाहिर है, और कुछ प्रोसेसिंग जो है ना वो इस लेवल पे भी होती है, इसको हम कहते हैं, ये जो कॉमा आ रहा है, यहां पर फुल स्टॉप आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, ये सारे जो नॉन नॉन लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं, पंक्चुएशन होती है, इनको हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। क्या कहते हैं, स्टॉप वर्ड्स। जब हम अपने मॉडल्स बना रहे होते हैं तो स्टॉप वर्ड्स को क्या कर देते हैं, पंक्चुएशंस को और स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, यहां से ये, अगर मैं यहां से आर हटा दूं, आर हटा दिया मैंने, और यहां से भी आर हटा दिया, और यहां से ऑफ हटा दिया, और यहां से ये फुल स्टॉप हटा दिया, ठीक है। क्या अभी आपको इस सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ रहे हैं, इस सेंटेंस की सिमेंटिक मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, इस सेंटेंस की सिमेंटिक मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वी लर्निंग जावास्क्रिप्ट, वी डेवलपर जावास्क्रिप्ट, बात अभी भी क्लियर है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, ठीक है। और अगर मैं इसका वी भी हटा दूं, अभी भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर है इसका। तो ये सारे प्रोसेस करने की वजह से क्या होता है, वहां पर साइज क्या होने लगता है, वो जो मिलियंस और बिलियंस के साइज हो रहे होते हैं वो हाफ में रिड्यूस होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। और हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी जो है वो क्या होती रहती है, कम, उसी हिसाब से कम होने लगती है। तो एम्बेडिंग्स आर द मोस्ट पावरफुल वे टू वेक्टराइज अवर टेक्स्ट डेटा, ठीक है। टेक्स्ट डेटा को वेक्टराइज करने का इस वक्त का सबसे पावरफुल मेथड जो है वो एम्बेडिंग्स है। नहीं बनाएंगे, नहीं हम मॉडल, वो दूसरा डोमेन है, हम सिर्फ मॉडल्स को यहां पर जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये देखो जरा, ये देखिए, अब एक वर्ड डॉग है, एक वर्ड पपी है, ठीक है, और इनके जो वेक्टर वैल्यूज हैं वो मोस्टली बहुत ज्यादा क्या है, करीब करीब है, लिहाजा इनके वेक्टर भी कहां आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, नियर आ रहे हैं। और जबकि कैट जो है वो क्या आ रहा है, कैट की प्रॉपर्टीज मोस्टली सिमिलर होंगी लेकिन कुछ डिसिमिलर भी होंगी। अगर टांगों की बात की जाए तो उसकी टांगें 4 होती हैं, पपी और डॉग की टांगें भी 4 होती हैं, कान भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट कुछ फीचर्स होंगे बीच में कैट के क्या होंगे, डॉग से डिफरेंट होंगे, जिन फीचर की वजह से डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा क्रिएट हो रहा है। मैन वुमेन जो है वो अलग हो रहे हैं, किंग और क्वीन जो है वो क्या हो रहे हैं, करीब करीब है, मैन वुमेन जो है वो एक दूसरे के करीब है,
ठीक है, ये वर्ड है हमारे पास, ये इसकी एम्बेडिंग है, ये इसकी डायमेंशनलिटी यानी उसका साइज रिड्यूस हो जाता है और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें यूं नजर आती है। ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती हैं, इसके अलग फार्मूले हैं। ये हमारे पास एक TF-IDF होता है, ट्रम फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करते हैं। खैर वो हमारा जो है वो टॉपिक नहीं है। दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकलता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस भी होता है, और यहाँ पर हम सिमिलैरिटी भी इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट सिमिलैरिटी इज बेसिकली कोसाइन सिमिलैरिटी। वर्ड में यूज कर रहा हूँ कि ये आएगा कहीं ना कहीं, तो कम से कम आपने सुना हुआ हो, बट अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगुलर डिस्टेंस निकलता है, ये दो वेक्टर हैं, इनके दरमियान एंगुलर डिस्टेंस अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, ये करीब करीब वेक्टर है, सिमिलर वेक्टर है, और ये एंगुलर डिस्टेंस अगर क्या है, ज्यादा हो रहा है, एंगल यानी थीटा ज्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब वो वेक्टर जो है वो दूर दूर है। ठीक है, ये आपके पास कोसाइन सिमिलरिटी से ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जो है वो निकलता है, जिससे उसको पता चलता है एम्बेडिंग को कि ये इनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा सिमिलर है या ज्यादा डिसिमिलर है, कोसाइन सिमिलरिटी के थ्रू। ठीक है, मेजर द सिमिलरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। अच्छा, ये TF-IDF इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। कोई सवाल इसमें? हाँ, वैसे ही कुछ समझ नहीं आया, सवाल क्या हो करेंगे? कुछ तो समझ में आया होगा यार कि ये जो हमारा टेक्स्ट होता है ये आखिर चल कैसे रहा है भाई। तो एम्बेडिंग का पर्पस क्या है? एम्बेडिंग का पर्पस ये नहीं है कि एम्बेडिंग प्रेडिक्ट करेगी, एम्बेडिंग मॉडल है नहीं। एम्बेडिंग का पर्पस ये है कि जो हमारा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा है इसी तरह उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम्पैक्ट किया जाए। मैंने कहा था जब हम अपने मॉडल बना रहे थे जहाँ पे आपकी उनके पास जो सिस्टम है और जो रिसोर्सेज हैं सारे वो छोटी कंपनीज या कॉमन मैन के पास नहीं होते, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट को छोटे से छोटा कर लें। अच्छा, ये तो हो गई एम्बेडिंग की बात। फिर भी थोड़ा YouTube वगैरह पे जाके देख लेते हैं व्हाट इज एम्बेडिंग, कोई ट्यूटोरियल उर्दू में, और अच्छे से शायद जो है वो बात समझ में आ जाए।
ओवरऑल तो मैंने जो है वो कवर कर लिया है कि एम्बेडिंग जो है वो क्या कर रही होती है और उसका पर्पज क्या है। वेक्टर साइज को बगैर किसी इंफॉर्मेशन के लूज किए, जो साइज ऑफ वोकेबलरी है, साइज ऑफ वेक्टर है, नंबर ऑफ वेक्टर है, उनको क्या करना है, कम करना है, कम कर देना है। ठीक है, और वेक्टराइज भी हो जाए और इनकोड भी हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम क्या काम करने जा रहे हैं, अभी हम ओपन एआई हमने पिछली क्लास में जो काम किया था कि हमने इंटीग्रेट किया ओपन एआई की एपीआई को, और फिर हमने उसके कॉन्टेक्स्ट वगैरह ऐड करके हमने ये भी काम करके दिया था कि हम पिछली बात को जो है वो कैसे याद रखें। बट देयर वाज एन इशू, जो वैलिड है उससे वो क्या हो जाएगी, जो है वो ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि वो दोनों चीजें होल्ड कर रहा है, वो हमारा सवाल भी होल्ड कर रहा है और हमारा जवाब भी असिस्टेंट का जो है वो होल्ड कर रहा है। और जब अगला सवाल पूछा जा रहा है तो वो सारा कंटेक्स्ट जो है वो जा रहा है चैटजीपीटी के पास, तो जिसकी वजह से टोकन भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा सर्व होंगे। होता है कि हम तो हमारा कंटेक्स्ट के साइज को क्या कर दें, गैर जरूरी कंटेक्स्ट से उसमें से रिमूव कर दें, कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंटेक्ट जो है वो रहते हैं जिसमें हमारी इनपुट जो है वो चल रही है। ठीक है, ये काम हमने करना है। नंबर 2 अभी जो हमें करना है वो ये करना है कि हमने ओपन एआई फंक्शंस पढ़ना है। टूल्स का वर्ड इस्तेमाल करें, ये फंक्शन हमें क्या चीज अलाउ करेंगे, और कॉन्सेप्ट को ग्रैब करके पकड़ के चलिए। कि हम चैटजीपीटी जो भी बात करते हैं वो एक खास वक्त तक का डेटा है जिसमें वो ट्रेन हुआ है, तक क्या है, 2022 तक का डाटा है जिसमें वो ट्रेंड हुआ, उसके बाद होने वाले इवेंट्स और उसके बाद होने वाली किसी चीज के बारे में अगर सवाल करें तो वो मार्गदर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे का कोई इवेंट को कैसे उसका जवाब देगा। ठीक है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओपन एआई फंक्शन या ओपन एआई टूल। हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर नई नई बातों के रेस्पॉन्स जो है वो सेव करते हैं। अच्छा, अभी हम जो काम करेंगे वो मैन्युअली कुछ रेस्पॉन्स सेव करेंगे, और चैटजीपीटी अपनी बातें तो कर रहा होगा, बट जब चैटजीपीटी सवाल पूछा जाएगा कि आपसे पहले टॉपिक का रंग कैसा है, तो वो बता सकेगा। क्यों बता सकेगा, क्योंकि हमने क्या किया होगा, उसके डेटा को ऐड किया होगा, उसके फंक्शन को ऐड किया होगा। तो जब चैट जीपीटी के पास कोई ऐसा सवाल आता है जिसे वो नहीं जानता है, समझना इस बात को, कोई ऐसा सवाल आता है जिसे वो नहीं जानता है, तो वो ये नहीं कहेगा आप सॉरी, वो पहले हमारे टूल्स की तरफ जाए। इसके अंदर ये वाला कंटेक्स्ट कहीं डिफाइंड है, अगर टूल्स के अंदर ये वाला कंटेक्स्ट कहीं डिफाइंड है तो ये वहां से रेस्पॉन्स लिख रहा है। अच्छा, अभी हम एक सिंपल सा टूल लेंगे, अगर आप चैट जीपीटी से कहें कि व्हाट इज द डेट टुडे, शायद वो नहीं बताएगा। राइट, आज डेट क्या है नहीं बताएगा। हाँ, 25 24
लो उसको जवाब तो आ रहा है। ये करंट इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है, ठीक है। हम ऐसी कोई सी इंफॉर्मेशन का छोटा सा टूल बनाकर जो है वो रखते हैं, सारा काम, बट ये वन टाइम का होता है। एक दो बार आप वो चीजें ऐड कर देंगे, आप यूज टू हो जाएंगे, बल्कि उसी प्रीवियस कोड को आप कॉपी करके उसमें नए टूल में जो है वो आगे बढ़ाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं। उस फंक्शन में ये डिटेल डाल, जब कभी कोई डेट पूछेगा वो कहेगा मुझे तो आज की डेट नहीं पता, टूल्स में डिफाइन नहीं है। बिल्कुल यही काम होगा, इसी काम में हम एक्सपेंड करेंगे, तो हम एक ऐसा टूल बना लेंगे जहां हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होगा हमारे बिजनेस का। और जब कोई पूछेगा कि भाई ये फलां चीज जो है वो पिशावर में कहाँ बनती है, जब ChatGPT को अपने दोनों का बायोस की इंफॉर्मेशन का कोई डेटा नहीं मिलेगा तो फौरन कहाँ रेफर करेगा, वो प्रूफ की तरह रेफर करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट से डेटा निकाल कर लाके जो है वो रेस्पॉन्स देना शुरू करेगा। वो डिटेल कॉपी रेस्पॉन्स नहीं होगा, उसके अंदर भी वो मॉडिफाई करके अपने सबसे बातें बना के जो है वो उसको परफॉर्म करेगा। हम टोकन को लिमिट कर सकते हैं, उनको भी लिमिट कर सकते हैं। इसके बाद बैटरी भी आप उसको उसके हिसाब से हम लिमिट कर देंगे अपने रेस्पॉन्स को, ठीक है, कि भाई 100 वर्ड से ज़्यादा वाले टोकन दूसरा होता है, वो तो API टोकन होता है ना, कि आपने API पब्लिश करी, अब आप कितनी दफा API कॉल करेंगे। अब मैंने API पब्लिश की है, मैंने 100 रुपये की पब्लिश ठीक है, 100 रुपये की भाई आपको 50 दफा API कॉल करें, तो आपको एक 3 दिन की तो अगर उसकी जगह मैंने मार्क कर दिया 50 अलाउ, आप एक बार कॉल किए डेटा आ गया, फिर कहाँ से कॉल किया 50 दफा डेटा आप लगा लिए, इसमें एपीआई कॉल को इजीली ज्वाइन कर लेना, और उसमें कोई वर्ड लिख रहेंगे, वर्ड्स काउंट नहीं हो सकते, ठीक है, कितने वर्ड्स का आपने सेंटेंस लिखा। अच्छा, पहले मैं समझाता हूं कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। अच्छा, हमने क्या इंप्लीमेंट करना है, टूल फॉर ओपन एआई लगाना है। भाई हमने ओपन एआई इंपोर्ट किया है, की लगाई है। नाउ एक फंक्शन हमने लिखा, कॉल ओपन एआई विद टूल्स। ये जरूरी नहीं कि आप यही फंक्शन लिखे, आपका जो दिल चाहे वो फंक्शन का नाम लिखिए, ठीक है, बट कुछ ऐसा रखिएगा कि वो उससे मेंशन हो जाए। कॉन्टेक्स्ट अब फंक्शन के अंदर है, क्यों? क्योंकि हर टूल का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, अलग अलग होगा ना। डेट पूछ रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, मौसम के बारे में पूछ रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, अलग होगा। तो यहां हमने सिंपल क्या कर लिया, कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम और कंटेंट चैटबॉट, और एक हमारे पास दूसरा कॉन्टेक्ट जो हम लिखते हैं कौन सा, यूजर की तरफ से, व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। कुछ भी यहां सवाल पूछ सकता हूं।
कोड अभी थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, यूजर इनपुट शामिल नहीं है, हार्ड कोडेड, टाइम जाएगा, जस्ट उतना कि हमें फ्लो जो है वो समझ में आ जाए। अब ये चैट टूल जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम इसके अंदर। चैट रेस्पॉन्स अवेट ओपन एआई, ठीक है। मॉडल मैसेजेस में आ गया कंटेक्स्ट, ये पुरानी वाली बात है, क्लियर है ये सबको, ठीक है। उसके बाद हमने कहा भाई जो रेस्पॉन्स आया उसको क्या कर दिया जाए, दिखा दिया जाए, और हमने यहाँ पर कॉल ओपन एआई विद टूल्स जो है वो कॉल किया। अच्छा, अभी मैं इसको रन करता हूं, पहले आउटपुट को देखते हैं और फिर उसको सीधा करेंगे। क्या कह रहा है भाई रेस्पॉन्स में, क्यों आया है रेस्पॉन्स? नहीं, ठीक है, डेट में शायद देगा, टाइम भी कुछ देखो देगा वैसे, मतलब वही है कि जवाब तो सही आना चाहिए। ठीक है ना, तो आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द करंट डिटेल्स। ये मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ अपने पास, रन करें, एयरफोर्स शेयर पे डाल रहा हूँ, लेकिन घर जाके जो है वो आपने क्या करना है, कोड को जरा खुद हाथ भी चला लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसकी वजह फिर याद रह जाता है ना। अच्छा, ये एज इट इज रहेगा, वो आइडियल सिनारियो यही है कि ये सारे कोड मैंने भी डॉक्यूमेंट से उठा के लिखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से ही, तो वहाँ अवेलेबल है। देखो मैंने फाइल डाल दिया है मेरे पास। ये क्या आप लोग स्टूडेंट पर कनेक्टेड होंगे पासवर्ड बताइए इसका, STUDENT, S कैपिटल है, @147। क्या हुआ, चार्जिंग नहीं हो रही, लाइट गई हुई है, नहीं एसी चल रहा है, लाइट आ रही हो, इसका मतलब पता नहीं, कोई सा भी काम नहीं कर रहा, ब्रेकर नाइट को नहीं गिरा हुआ यार, एसी चल रहा है तो लाइट तो आ रही है।
जल्दी रन करो यार इसको। एपीआई की हैगी ना सबके पास? इसमें लिखी हुई है वैसे तो। चल गई फाइल। फाइल तो भेजी है ना मैंने। अच्छा हो गया, अभी नहीं हुआ। हो गया।
क्या फाइल? कौन सा इंटरनेट कनेक्ट है? रिफ्रेश करें, मैं दोबारा करूँ? भाई रन हुई, मैं आगे मूव करें? दोबारा फाइल को दोबारा डाल दो। आपके पास भी नहीं आ रहा बेटा? आपसे कुछ खास मसला है इस फाइल में। दोबारा डाल दी मैंने। हाँ, मैं तो उसी फोल्डर में किया रहा हूँ जिसमें मेरा पुराना वाला हमने काम किया था ना, उसी में फाइल ताकि बार बार ना पैकेज करना पड़े। मैंने सारी फाइल वहीं रखी हुई। आप भी उसी जहाँ इंडेक्स डॉट जेएस थी ना, वहीं पर जेएस की फाइल बनाते जाए। आ गई? नहीं आ रही? चले फिर उस पर दे देता हूँ। ठीक है, चलो भाई आगे। छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है यार बस।
file fully? देखो एक फंक्शन लिख दिया हमने यहां पर, एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन गेट टाइम ऑफ द डे। यू कैन राइट एनी नेम ऑफ द फंक्शन, और इसके अंदर मैंने एक हार्ड कोडेड टाइम भी डाल दिया है 5:45। ठीक है, सवाल प्रॉब्लम याद है कि जब हम टाइम पूछ रहे हैं तो वो करंट टाइम उसको नहीं मिल रहा है, वो मना कर रहा है। अब हमने अपने टूल के तौर पे एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कोड के अंदर जिसके अंदर टाइम लिखा हुआ है। लेटर स्टेजेस पे जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम पूरी किताब रीड करवा रहे होंगे उसे। ठीक है, जिसके आंसर को ढूंढने के लिए वो वहां रेफर करेगा। अभी सिंपल सा काम किया कि हमने उसने कहा टाइम नहीं पता, ये लो टाइम, यहां से ले लो। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नहीं, जो हम दे रहे हैं, यहां मैं लगा सकता हूं कि ये क्या करे, अपना जावास्क्रिप्ट का टाइम का फंक्शन इस्तेमाल कर ले और करंट टाइम मशीन से उड़ा है, सिस्टम डॉट टाइम करके करंट टाइम जो है मशीन से उड़ा के देते हैं। बट टू कीप वेरी सिंपल, यार ये टाइम। ठीक है, पहला काम क्या किया, फंक्शन ऐड कर दिया। अब इस फंक्शन तक पहुंचेगा कैसे, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि काफी सारी चीजें वहां डिफाइन करनी पड़ेंगी। बट जब आप एक दो बार कर लेंगे लिटरली तो फिर ये आपको बिल्कुल सीधा लगने लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा और लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप, मैं तो मशवरा देता हूँ कि आप हमेशा यहाँ से कॉल ओपन AI विद टूल्स का फंक्शन कॉपी करें, इसी के अंदर नई चीज जो है ना वो ऐड कर लें, तो बात को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है सब चीजें वहीं रहेंगी, सिर्फ आप वैल्यूज चेंज कर देंगे। देखो सब कुछ वैसा ही है, असिंक फंक्शन, टूल, रोल, कंटेक्स्ट, चैट रेस्पॉन्स, कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर क्या होगा, जब ये कंप्लीशन के अंदर यहां हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मॉडल ये होगा, मैसेज ये होगा, कंटेक्स्ट में से लेना, ये पुराना काम है। ठीक, नई चीज क्या ऐड हो रही है, मैंने यहां लिख भी दिया है, अ न्यू एंट्री विल बी एडेड टू रेस्पॉन्स टूल्स। एक नया ऑब्जेक्ट ऐड होगा यहां पर टूल्स का। पहले यहां फंक्शन का वर्ड यूज करते थे, अब ये इसको टूल कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं फंक्शन यूज करेंगे, अगर आप कहीं एरर वगैरह सर्च कर रहे होंगे तो वहां फंक्शन लिखा हुआ भी आ जाए तो मसला नहीं है। ये टूल क्या होगा, एरे ऑफ मल्टीपल फंक्शन टू बी इन्वोक्ड। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस के नाम लिखे हुए होंगे, 20 फंक्शन, 50 फंक्शन, 10 फंक्शन के नाम लिखे होंगे। कि उनके जवाब ना मिले तो ये फंक्शन कॉल कर लेना, यहां जवाब मिल जाएगा। अभी एक ही फंक्शन होगा, एक कीवर्ड आ रहा है टाइप फंक्शन। अच्छा, कभी अगर आप भूल भी जाएं, ये कोड भी नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट में जाके लिखेंगे, एडिंग टूल्स से सर्च करेंगे, आपको पूरा कोड लिखा हुआ जाएगा, उठाए कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, अपने फंक्शन का नाम चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कोई खुद नहीं लिखा हुआ कि आप बोले यार पता नहीं कहां से लाएंगे, नहीं, सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हेल्प कर रही है। जी हाँ, सारी डॉक्यूमेंटेशन ही जो है वो हेल्प कर रही है। टाइप होगी इसकी फंक्शन, टूल्स की एक एरे बनाई है, दोबारा समझो, टूल्स की एक एरे बनाई है, उस एरे में जो पहला मेंबर है वो एक ऑब्जेक्ट है, एक ही मेंबर है इस वक्त, और वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की हमारे पास टाइप है और उसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन, और एक की हमारे पास फंक्शन है और उसकी वैल्यू में
एक और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट फंक्शन की अब प्रॉपर्टीज उसके अंदर आएंगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, वैसे तो देखकर समझ में आ जाना चाहिए आपको, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके अंदर फर्दर उनकी डिटेल थी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो एक की के अगेंस्ट एक और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उस फंक्शन की अब प्रॉपर्टीज है, फंक्शन का नाम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। आप शायद अगर कुछ और डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे उन्होंने डायरेक्ट भी लिखा होगा, एक और की नहीं बना, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया होगा, डायरेक्ट टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम, और जिस तरह यूं भी चल जाएगा। बट ज्यादा बेहतर ये है कि फंक्शन की प्रॉपर्टीज का अलग ऑब्जेक्ट हो। ये समझ में आ गया टूल? ये क्या करेगा, अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में टूल भी गया होगा। ठीक है, अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में टूल भी होगा। ये एक की हो गई उसकी वैल्यू, ये दूसरी की उसकी वैल्यू, ये तीसरी की उसकी वैल्यू, यहां से यहां तक वैल्यू। अब चौथी की है टूल चॉइस। टूल चॉइस में हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। आया मैं खुद बताऊं कि इसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करो, या वो ऑटो उठा ले? तो हमने यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो। ऑटो और मैनुअल दो पैरामीटर हैं। द इंजन विल डिसाइड विच टूल टू यूज बेस्ड ऑन द टूल चॉइस। टूल चॉइस की बेसिस पे इंजन खुद डिसाइड करेगा कौन सा टूल चलाना है, कौन से फंक्शन में ये जवाब मिलेगा, वो खुद ढूंढेगा। राइट, समझ में आ रही बात? अभी रन करेंगे तो फिर अंदाजा हो जाएगा। नाउ लास्ट थिंग, और इसमें कोड ज्यादा लिखना है, डिसाइडिंग इफ द टूल कॉल इज रिक्वायर्ड और नॉट। अब ये कैसे पता चलेगा कि टूल की तरफ जाना भी है या नहीं जाना है? टूल की तरफ जाना भी है या नहीं जाना है? मेरी बात समझने क्या कह रहा हूं? मैंने यहां सवाल लिखा, वो गया चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी ने कुछ बोला होगा, हमें वो नहीं दिखाओ। अगर वो जवाब मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर कंटेंट में उसने क्या किया है, रेस्पॉन्स नहीं दिया हुआ है, तो फिर टूल की तरफ जाना है, तो ये चेक करना पड़ेगा ना। लेट्स सी क्या किया हमने, रेस्पॉन्स डॉट चॉइस फिनिश रीजन। बात यह है कि मैंने यहां से सवाल बोला और वहां से जवाब आया, बट जवाब के फिनिश रीजन की के अंदर क्या लिखा हुआ है, टूल कॉल्स। ये कब आता है, जब उसके पास जवाब नहीं होता, तो वो उस क्वेरी को फिनिश करते हुए कहता है कि इसके लिए किसी टूल कॉल को चलाना पड़ेगा, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, तो जब ये पता चल जाएगा उसे टूल कॉल है, ये हमने सेव कर लिया है, ये रीजन क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, ट्रू या फॉल्स? अगर वहां ट्रू टूल कॉल्स लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब है फंक्शन इन्वोक होगा या नहीं होगा। कौन सा फंक्शन? जो हम बना रहे हैं, टूल फंक्शन। इतनी बात समझ आ रही है? अब हमने क्या किया, रेस्पॉन्स डॉट चॉइस दैट मैसेज टूल कॉल्स। ये क्या कहता है भाई कि ओपन एआई चैट कंप्लीशन मैसेज टू टूल कॉल, उसका जो भी मैसेज आया है वो मैसेज भी यहां पर उठा लिया। वैसे ये पूरा ऑब्जेक्ट आता है। अब क्या आ गया, इफ विल इन्वोक फंक्शन, यानी अगर इन्वोक फंक्शन में क्या आ गया है, ट्रू। अगर इन्वोक फंक्शन में इन्वोक फंक्शन में अगर ट्रू आ गया है, फिर ये सारा काम होगा। लेकिन अगर वहां से फिनिश रीजन में टूल नहीं है, तो फिर टूल वाले फंक्शन को कॉल करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, अब टूल कॉल डॉट फंक्शन नेम, इसमें फंक्शन का नाम उठाया, टूल कॉल फंक्शन नेम उठाया, और कहा कि अगर फंक्शन नेम में क्या है, गेट टाइम ऑफ द डे, यहां से ये फंक्शन का नाम भेजेगा। ठीक है, अगर वो
गेट टाइम ऑफ द डे है, तो फिर आप क्या करना, अपना गेट टाइम ऑफ द डे का फंक्शन जो है वो उठा लेना। ये नाम कहां से आएगा गेट टाइम ऑफ द डे, ये टूल कॉल में से आएगा, जो यहां पर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर फंक्शन का नाम लिखा हुआ होगा गेट टाइम ऑफ द डे। ये कैसे पता चलेगा भी गेट टाइम ऑफ द डे का फंक्शन है या कोई और सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन है, तो ये कॉन्टेक्स्ट समझकर क्या कर रहा है, फंक्शन का नाम आपको दे रहा है। ठीक है, तो गेट टाइम ऑफ द डे का, अब आप ये फंक्शन आपका कॉल हो गया, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला। इसने वैल्यू रिटर्न करी कितनी, 545। टूल रेस्पॉन्स आ गया, ये असिस्टेंट का रेस्पॉन्स नहीं है, हमारे टूल का रेस्पॉन्स है। और ये टूल रेस्पॉन्स हमने वापस कहां पुश करा दिया भाई, कंटेक्स्ट में। कौन से कंटेक्स्ट में, ये वाले कंटेक्स्ट में। ठीक है, यहीं से इसी फंक्शन में कंटेक्स्ट में डाल दिया। कंटेक्स्ट में टूल के हवाले से दो तीन चीजें और जाएंगी। एक रोल, अब क्या रोल होगा भाई, ना यूजर है, ना सिस्टम है, ना असिस्टेंट है, कौन है, टूल है। उसके कंटेंट में उसका रेस्पॉन्स और उसकी एक आईडी हमें मिल जाती है, वो आईडी जो है वो यहां लगा देनी। ठीक है, फिर दोबारा रेस्पॉन्स कॉल कर देना है। एक रेस्पॉन्स पहले आया हुआ था, उसकी वजह से टूल की तरफ गया, अब टूल से रेस्पॉन्स लेके आ जाएगा यहां पर। नाउ सी, ये रेस्पॉन्स प्रिंट कराएंगे हम, और यहां से कॉल ओपन एपीआई टूल कॉल कर लिया। थोड़ी चीजें ज्यादा हैं, बट थोड़ा सा बार बार आप काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या आ गया, इट्स करेंटली 5:45 PM। कहां से ले आया अभी जाके, ठीक है। अब अगर आपका दिल चाह रहा है कि नहीं जी हमारे सिस्टम का करंट टाइम आ जाए, तो यहां रिटर्न में वही डेट टाइम की लाइब्रेरी जैसे जावास्क्रिप्ट में की थी, रिपोर्ट करके उसका टाइम करंट टाइम बनाते हैं, टाइम का करंट टाइम आपको ये दिखा देगा। हाँ, हाँ, ये उन्हें भाई 5:45 PM करेंगे ये आगे के इस टाइम की वाली जो तो तीन चीजें करनी है फंक्शन, कंटेक्ट मैसेजेस के बाद टूल की एंट्री लगानी है, और फिर चेक कर लेना है कि टूल की जरूरत है या नहीं है, तब टूल को कॉल जाएगी। ठीक है, मैं कोड खोल रहा हूं, फाइल नहीं शेयर कर रहा हूं, ताकि तुम लोग लिखो जरा। ठीक है, ये फंक्शन बना लो उसी कोड में जो ऊपर है आपको दिया हुआ है जल्दी से। फिर मैं नीचे वाला कोड दिखाता हूं, वो कोड उसमें ऐड करो। ये दोनों कोड आ रहे हैं ऊपर देखो, टूल्स की चॉइसेस का भी और फंक्शन का भी आ रहा है ना। जो है गोरा काला, उसी की बात जो
हाँ ठीक है, ऊपर वाला भी नहीं हुआ, वो तो 2 ही लाइन थी। ये तो पुराने कोड में पहले ही लिखा हो, जो फाइल दी है मैंने उसी में एडिट करे ना। फिर लिखोगे ही नहीं कभी जिंदगी भर। ठीक है, अब भाई ऊपर तो ये छोटा सा फंक्शन था भाई, उसी फाइल में ऐड आगे ऐड ऑन करते जाएं, कॉपी बनाए उस फाइल की।
क्या? बस बाकी तो सब वही है यार। अच्छा, सेकंड रेस्पॉन्स लगाना। आपको तो मैंने फाइल भेजी हुई है ना। रन किया। है? अच्छा देखो, इधर से यूं देख लो, मैं सीधे कर देता हूँ समझ में आने वाले ब्रैकेट्स।
अब देखो अब देखो एक और टूल ऐड किया है, एक फंक्शन और बनाया है, गेट ऑर्डर स्टेटस। अज्यूमिंग के कोई ऑर्डर आईडी होगी, बाद में इस प्रोजेक्ट पे काम भी करेंगे डेटाबेस के साथ। ऑर्डर आईडी आएगी और ऑर्डर आईडी को एक सिंपल इस फंक्शन के पास जब ये टूल से कॉल होगा तो एक ऑर्डर आईडी आएगी, गेटिंग ऑर्डर स्टेटस ऑफ ऑर्डर आईडी। उसके बाद इस ऑर्डर आईडी की बेस पे एक फैसला कर लिया, मतलब ऐसे ही लॉजिक लगा दी कि अगर वो इवन नंबर तो हम कह देंगे प्रोग्रेस में है ऑर्डर, वरना कह देंगे कंप्लीट है। ऐसा नहीं होता, लेकिन जस्ट टू गिव अ रेस्पॉन्स एक लॉजिक लगा दी। वही काम किया सिंपल, एक चीज ऐड करी यहां पर, टाइप फंक्शन पुराना वाला है। अब यहां पर एक और, पहले ये वाला फंक्शन ऐड किया था ना, एक ही था ना। अब दूसरा ऐड किया टाइप फंक्शन दोबारा इसका नाम गेट ऑर्डर डिस्क्रिप्शन दिस। एक चीज यहां पर और ऐड होगी अब, पैरामीटर, क्योंकि अब मुझे आईडी भेजनी है आर्गुमेंट के तौर पे ना। फंक्शन जब कॉल करते हैं तो वैल्यू भेजते हैं उसको, वो फंक्शन के अगेंस्ट फिर हमारे पर वैल्यू रिटर्न होती है। तो पैरामीटर में टाइप बता दिया, हम ऑब्जेक्ट भेजेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ऑर्डर आईडी, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन ये होगा इसका द ऑर्डर आईडी।
और रिक्वायर्ड लिख दिया है कि मैंडेटरी होगा, ज़ाहिर है इसके बगैर फंक्शन चलेगा नहीं। ठीक है, अटेंडेंस लगा लीजिएगा भी जाते हुए। बस ये लिख दिया हमने यहाँ पर टूल्स के अंदर, इजाफी चीज है ये बनाया और एक फंक्शन बना दिया ऊपर। आगे वही इसी को कॉपी किया यहां से, गेट टाइम ऑफ द डे पूरा कॉपी एज इट इज किया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को पार्स किया हुआ है, अभी सिर्फ देख लें। पार्स करके हमने ऑर्डर स्टेटस में वो ऑर्डर स्टेटस वाला जो फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर ये आईडी भेज दी है। ये बात भी समझाऊंगा, अभी टाइम नहीं कि पार्स क्यों किया हमने, जैसन क्यों लिया है, और आगे सारा काम वही। तो एक लाइन इजाफी यहाँ पे लगी है जैसन पार्स वाली। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, द ऑर्डर 1 2 3 4 7 हैज बीन कंप्लीटेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा, ये और गेटिंग ऑर्डर स्टेटस अनडिफाइंड आ रहा है, देख लेते हैं इसको। ये मैंने यहां लिखा हुआ था फंक्शन के अंदर, ये गेटिंग ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर आईडी लिखा हुआ तो है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, खैर अभी देख लेंगे। अच्छा, ऑर्डर में क्योंकि इवन नंबर नहीं था इसलिए कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहां पर ऑर्डर में इवन नंबर दे दूं जो मैंने लॉजिक में लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ आएगा, ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब ये दूसरा कोड था, इसमें एक और टूल के तौर पे फंक्शन जो है वो हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। फाइल में शेयर कर रहा हूं, इसको गो थ्रू करना है 2-3 बार, ऐसे ही सिंपल सिंपल से और भी फंक्शन बना के इसके बाद कोड को मॉडिफाई कर लेना। एरर आएंगे कोई बात नहीं, बट जब आप कर लेंगे तो फिर ये इजी लगने लगेगा। भाई इसी से तो हम डॉक्यूमेंट